बारिश की हल्की हल्की बूंदें मंदिर की सीढ़ियों को चूम रही थीं। आसमान काले बादलों से ढका, जो इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि कब ये काले बादल विकराल रूप भी ले सकते थे। कोई नहीं जानता था। हवा में गीली मिट्टी की सौंधी सी महक घुली हुई थी। मंदिर के आंगन में मंदिर में लगे घंटे का वो धीमा शोर जो हवा के कारण था, उस घंटे की आवाज के साथ मंत्रों का उच्चारण, और वहीं इन सब के बीच बैठी एक लड़की जो दुल्हन के लाल जोड़े में सजकर बैठी थी। नजरें सामने हवन कुंड में जलती अग्नि पर, लेकिन आंखों में खालीपन और दिल में सन्नाटा। लड़की ने अपने दोनों हाथों को जोड़ रखा था, पर वो पकड़ कितनी कसी हुई थी इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था। उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए, हथेलियों में पसीना था, पर चेहरे पर फिर भी एक शांति, जैसे सब ठीक है। लेकिन फिर भी बार बार उसकी नजरें मंदिर के दरवाजे की तरफ जा रही थीं, मानो किसी का इंतजार था, और वो इंतजार साफ नजर आ रहा था उस लड़की की आंखों में। होंठ धीमे से खुले और बुदबुदाई, वो कुछ, वो अब तक क्यों नहीं आया अभी तक, उसने कहा था। दिल में उठता हर सवाल उसकी सांसों को भारी कर रहा था। दुल्हन, आप बैठ जाइए। पंडित जी की आवाज़ें जब उसके कान में गईं, तब उसे एहसास हुआ कि न जाने कितनी ही देर से वो उसके इंतजार में एक जगह पर खड़ी थी। वो धीरे से उस जगह लगाए आसन पर अपनी जगह बैठ गई, पर नजरें एक बार फिर उसी जगह किसी के इंतजार में टिक गईं। फिर मन में एक सवाल उठता है, ये बंधन इश्क है या कोई सजा 7 जन्मों का। तभी एकाएक बारिश तेज शुरू हो गई और मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया, और वो बारिश तूफान का रूप लेने लगी। ऐसे में मंदिर के बाहर कुछ गाड़ियों का काफिला रुका, और उसमें से बीच की एक ब्लैक कार से एक आदमी उतरा जिसके हाथों में छाता था। और फिर उसके बाद वाइट कलर की शेरवानी पहने एक लड़का उतरता है। उस दूसरे आदमी ने उस शेरवानी पहने लड़के को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उस तेज बारिश में भी एक बूंद उसे भिगो नहीं पाई थी। मंदिर के दरवाजे पर एक लंबे चौड़े साय वाला इंसान, जिसने वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी, बालों को जेल से सेट किए, हाथ में महंगी घड़ी पहने और निगाहों में अजीब सा ठंडापन और एक गहरा ठहराव, वो लड़का सीधा अंदर आया और उस लड़की के बगल में खड़ा हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई बात, ना चेहरे पर कोई खुशी और ना होठों पर मुस्कान, बस एक खामोशी जो अनगिनत सवालों से भरी थी। और फिर धीरे से वो कहता है, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने, और फिर हम दोनों इस बंधन से आज़ाद, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी इस आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे किसी ने उस पर यह शादी थोप दी हो, और ये शादी में कोई मंजूरी नहीं, मजबूरी थी। उस लड़के की आवाज़ सुन उस लड़की का दिल एक पल को ठहर गया। अब जाकर उसने अपना चेहरा उठाया और अपने बगल में देखा, जहाँ चेहरा नहीं देख पाई, पर उस इंसान की कोल्डनेस का अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस लड़की ने बिना उस लड़के की ओर देखे कहती है, जानती हूँ, ये शादी ना कोई सपना है, ना इस शादी की कोई सच्चाई, कोई पवित्र बंधन नहीं, सिर्फ एक सौदा जो हम दोनों ने अपने अपने मकसद के लिए किया है। मकसद खत्म, ये रिश्ता भी खत्म। इसलिए ना इस रिश्ते में कोई लगाव होगा, ना प्यार, सिर्फ फासले, वो भी बेहिसाब। ये बंधन एक सौदा है जो हम दोनों के लिए सजा है, और जिसे हमने अपनी मंजूरी देकर पाने का फैसला किया है। इसलिए बार बार एक ही बात को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, और कितने वक्त तक ये सच्चाई याद रखने की ज़रूरत है। मजबूरी के रिश्ते में प्यार तलाशने की कोशिश बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ मैं, तो अब फिर ये नहीं होगी गलती। उस लड़की की आवाज़ में एक हिम्मत थी, एक गुस्सा, एक दर्द, एक तड़प, और न जाने कितने भाव। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का हल्के से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। वो लड़का भी अब बिना कुछ कहे उस लड़की की बगल में जाकर बैठ जाता है, और पूरे मंदिर में पंडित जी के पढ़े मंत्रोच्चारण की आवाज़। वो दोनों लोग ऐसे बैठे थे मानो होकर भी नहीं थे। वहीं वो लड़की बिल्कुल शांत थी, पर दिल में कितना शोर था, ये बात बस वही जानती थी। हवन कुंड की आग को देखते हुए कुछ पल उसकी आंखों के सामने होकर गुजरते हैं। फ्लैशबैक, 8 महीने पहले वो बालकनी में बैठी थी, आंखों में एक चमक जिससे वो खुले आसमान की ओर देख रही थी। एक आजाद पंछी की तरह उस खुले आसमान में उड़ने की एक चाह। उस खुले आसमान की तरह उसके कुछ सपने थे जिन्हें उसे पूरा करना था। होठों पर मुस्कान
और हाथों में पकड़ा एक फोटो फ्रेम जिसमें दो लड़कियां, यही कुछ 20 से 24 की उम्र, और उन दोनों लड़कियों के बीच एक 12 साल का लड़का। तीनों के तीनों बहुत सुंदर और मासूम लग रहे थे। उनमें से एक लड़की वही जो उस मंदिर में दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही थी। उस फोटो में दिख रहे उन तीनों की आंखों में कुछ सपने नजर और होठों पर मुस्कान नजर आ रही थी, और उस लड़की उन दो लोगों में अपना खूबसूरत भविष्य देखती थी, उनके साथ, उनके पास रहकर। तभी घर में रखा फोन बजा। वो लड़की उस फोटो फ्रेम को हाथ में लिए ही घर के अंदर गई और खुश होकर फोन उठाया। हेलो, कौन बात कर रहा है? इसके बाद दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि उस लड़की के कदम लड़खड़ा गए और हाथों से फोटो फ्रेम छूटकर नीचे गिर गया, और फोटो फ्रेम में लगा कांच टूटकर बिखर गया। कुछ कांच के टुकड़े उस लड़की के पैर में भी चुभे, पर शायद उसका एहसास इस वक्त फोन पर सुनी बातों से ज्यादा नहीं था, और मुंह से बस कुछ शब्द निकले, कहाँ पर? और इसके बाद दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, और उसके बाद फोन कट गया। फिर बिल्कुल चुप्पी। उस लड़की की नजरें अब जाकर उस फोटो फ्रेम पर गईं, आंखों में घबराहट, डर और आंसू एक साथ। अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ साइड में रखी चाबी उठाई और अपनी स्कूटी लेकर अपने घर से निकली। पर जिन रास्ते से अक्सर गुजरना हुआ था, आज वही रास्ता बहुत भारी और परेशानी भरा था। कहाँ सोचा था ये सफ़र अब कभी न रुकने वाला होने वाला था उसके लिए। किसे पता था कि किसी का कहा सिर्फ एक शब्द, कल मिलते हैं, ये शब्द और इंसान अब आखिरी मुलाकात में शामिल हो जाएगा। कोई अलविदा नहीं, बस एक चुप्पी, और उसके बाद बस इंतजार और तलाश। यही था उसकी जिंदगी का मकसद। जिस फोन पर रोजाना एक बार बात होती थी, आज महीनों से बंद पड़ा था। पर फोन करना बंद नहीं किया, इस उम्मीद में कि कभी तो वो जानी पहचानी आवाज एक बार फिर सुनाई देगी और कहेगी, हाँ मैं हूँ, बस ये सब और तलाश खत्म। इंतजार और तलाश में कितने महीने बीत गए, पर ना तलाश खत्म हुई और ना इंतजार। और इसके लिए ही पहुंच गई आज इस बंधन में, जो हर लड़की के लिए खुशियां लेकर आता है और पूरी जिंदगी का भविष्य इसे एक पल में देख लेती है। पर यह रिश्ता जुड़ने से पहले तय था, किसके टूटने की तारीख जो तय हुई थी सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने की शादी और 6 महीने के साथ फिर इन सबसे आज़ादी। वो लड़की अपनी सोच से बाहर आती है जब पंडित जी ने कहा, अब बर वधू का हाथ पकड़िए। उस लड़के ने ठंडे हाथ जिसे उसने उस लड़की का हाथ थामा, बिल्कुल ठंडे मानो कोई एहसास ही नहीं था। उस लड़की की उंगलियां उस लड़की की हथेली से टकरा गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने बैठा लड़का जितना बाहर से सख्त है, उतना ही अंदर से भी। पर कोई नहीं जानता था कि बाहर से दिखने वाली सख्त चीजें अक्सर अंदर से नरम भी होती हैं, शायद टूटी हुई भी। बस फर्क इतना था कि कोई छुपा लेता है, कोई बयान कर देता है। उस लड़के की नजरें अचानक से एक ओर गईं और उस तरफ ही थम गईं। उस लड़की को जब एहसास हुआ उस लड़के की नजरों का, तो उसकी नजरों से होकर उस ओर गई, तो देखा वहां एक महिला खड़ी थी, उम्र कुछ ज्यादा, काली और सफेद रंग की साड़ी पहने। उस लड़की की नजरें भी उस महिला पर ठहर गईं। कहीं तो देखा है इनको, पर कहाँ? ये बात बार बार दिमाग में आई, पर कहाँ ये बात चाहकर भी याद नहीं कर पाई। उन महिला की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस शादी के हर पल का हिसाब रख रही थी। कौन थी वो, और क्यों उस लड़के की नजरें उन पर टिक गईं? क्या थी कोई अपनी, या इसमें भी कोई राज? 7 फेरों के लिए उठिए। एक बार फिर पंडित जी की आवाज से नजरें हटी। हर एक फेरे के साथ एक अनकहा वादा, यह शायद एक अनकहा डर, और उस डर के बीच जुड़ा ये रिश्ता, ये बंधन। पहले फेरे में लड़के की नजरें जमीन पर, दूसरे फेरे के वक्त लड़की ने उस लड़के के कदमों में लड़खड़ाना देखा, पर चुप रही। तीसरे फेरों में उन दोनों की नजरें मिली और एक दूसरे का चेहरा अब जाकर देखा। फिर जितनी जल्दी नजरें मिली उतनी जल्दी नजरें हटा भी ली एक दूसरे पर से। इसी तरह चौथा और पांचवा और छठा फेरा हुआ। 7वें फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा, अब 7वां और आखिरी फेरा। पंडित जी की बात सुनो लड़के ने पंडित जी के कानों में झुककर अपनी धीमी और शांत आवाज में कहा, आखिरी नहीं, असली, और अब शुरू होगा। इत्तेफाक की बात यह थी कि जो बात उस लड़के ने इतनी बिल्कुल धीमी आवाज में कहा था कि बगल में खड़ी वो लड़की तक नहीं सुन पाई। वो इतनी दूर खड़ी उस अधेड़ उम्र की महिला ने सेम वही शब्द कहे जो उस लड़के ने पंडित जी से कहे थे। फिर सिंदूर और मंगलसूत्र का समय आया और उस लड़के ने मना कर दिया। सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनाने से
पंडित जी को हैरानी हुई कि ये कैसी अधूरी शादी, अधूरा बंधन। पर उस लड़के की गहरी नजरें देख मन के सवाल मन में ही रह गए। उस लड़की को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा उस सिंदूर और मंगलसूत्र पर, उसका नाम न होने पर, क्योंकि न इस शादी से कोई उम्मीद थी, न इन चीजों से। सिर्फ एक मकसद पूरा होते ही वैसे भी सब उससे दूर होता ही, तो अभी ही उस पर उसका नाम नहीं तो कोई दर्द भी नहीं था। तभी एक आदमी आया, हाथ में फाइल लेकर, जिसमें थे कोर्ट के पेपर और 6 मंथ की शादी का एग्रीमेंट। लड़के ने उस फाइल को हाथ में लिया और उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ना समझी से देखने लगी, पर बिना किसी सवाल वो फाइल हाथ में ले ली और फाइल खोलकर देखा तो शुरुआत के पेज पर ही लिखा था, 6 मंथ मैरिज एग्रीमेंट। उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, बस लड़की की साइन वाली जगह अपने साइन करते हुए अपना नाम लिखा, आरिका खन्ना। अपने साइन करने के बाद अचानक से उसकी नजरें गईं अपने साइन के बगल की जगह जहां पहले से साइन किए हुए थे, बिहान सिंह राजावत। इस नाम को देख वो लड़की जिसका नाम आरिका था, वो एक गहरी सांस लेती है और अपने बगल में खड़े उस लड़के को, जो अब 6 महीने के लिए उसका पति था, उसकी ओर बिना देखे फाइल आगे कर देती है। और वो फाइल बिहान की जगह उसका आदमी लेता है और चला जाता है वहां से, जैसे उसका जो काम था कर लिया और अब उसका यहाँ कोई काम नहीं था। विदाई का वक्त। मंदिर से बाहर निकलते हुए बारिश और तेज हो गई। तेज हवाओं के साथ हारिका ने बाहर निकलने से पहले पलट कर देखा तो वो काली सफेद साड़ी वाली महिला भी अपनी कार में बैठ चुकी थी। अंदर जाने से पहले वो महिला कुछ सेकंड के लिए रुकी, होठों पर अजीब सी मुस्कान, और फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। हारिका भी कार में बैठी और फिर मंदिर की ओर देखकर अपने मन में कहती है, ये शादी सिर्फ 6 महीने की हो सकती है, पर मैं जान कर रहूंगी कि इस शादी और इस सब के बीच का सच क्या है। शायद मोहब्बत दिल से नहीं, किस्मत से भी लिखी जाती है। और मेरी किस्मत में क्या और आज जो हुआ वो क्यों लिखा गया है, ये आने वाले वक्त में मुझे पता चल ही जाएगा। बाहर अब भी बारिश हो रही थी और बिहान की कार अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। कार तेज आंधी तूफान के बीच बारिश का शोर था, तो वहीं कार के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। 2 लोगों के होने के बावजूद पूरा सन्नाटा था। कार की खिड़कियां बंद थीं और कार का एसी ऑन था, पर इसके बाद भी आरिका के दिल में एक बेचैनी थी। बेचैनी इस शादी को लेकर, एक सवाल कि क्या जिस वजह से उसने बयान से शादी, ये अजीब सी शादी की है जिसकी रस्में भी अधूरी हैं, क्या वो वजह इस शादी के बाद पूरी होगी? आरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उसने बयान से कुछ न कहते हुए अपनी तरफ का खिड़की खोल ली, जिस वजह से बारिश की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूने लगी। और यह एहसास उसे अंदर की बेचैनी को खत्म बेशक नहीं किया था, पर बाहर की ठंडक मन को शांत कर रही थी। बिहान ने सामने लगे शीशे से पीछे बैठी हारिका को खिड़की खोलते देख बिन कुछ कहे कार का एसी को बंद कर दिया। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे साथ नहीं दे रहे थे। फिर धीमे पर ठंडे लहजे के साथ बोला, कभी कभी हमारी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर खड़ा कर देती है जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं, और आगे बढ़ना चाह कर भी आसान नहीं होता हमारे लिए। हारिका के कानों तक बयान की कई बातें गईं और उसने बिना उसकी तरफ देखे कुछ चोट भरे तीखे शब्दों में बयान की बातों का जवाब दिया। तो फिर मिस्टर राजावत, सीख लेना पड़ता है कि दर्द से दोस्ती कैसे की जाती है। जिसने सीख लिया उसके लिए जिंदगी जीना थोड़ी आसान जरूर हो जाती है। अपने सवाल के बदले आरिका से मिले जवाब को सुनकर बयान की नजरें आरिका पर चली जाती हैं। बयान की आंखों का ठंडापन अब कुछ हैरानी में बदल गया था। उसने जैसे आरिका के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, पर यह लड़की और की तरह खुली किताब की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। एक ऐसी किताब लगी जिसका बाहरी कवर तो बिल्कुल साधारण था, पर अंदर के पन्नों में बहुत सी अनकही बातें। कुछ पलों के लिए फिर पूरी तरह से खामोशी रही, सिर्फ कार के इंजन की और बाहर की बारिश की बूंदों की आवाज़। फिर बिहान ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, कमाल है, तुम्हारी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। बहुत अजीब है ये दोनों बातें एक साथ एक ही इंसान के अंदर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अपने मन में, मज़ा आने वाला है इस खेल में, क्योंकि खेल का मज़ा तभी आता है जब सामने वाला भी स्ट्रांग खिलाड़ी हो। आरिका ने बिहान के मन की बातों को नहीं सुना, पर उसकी कई बातों को सुन अब उसकी तरफ देखकर कहती है, मिस्टर राजावत, कुछ डर हमेशा रहता है एक इंसान के अंदर। बस फर्क इतना है, कुछ डर नजर आते हैं और कुछ छुप जाते हैं।
और मेरे अंदर भी डर है, इस बात से मुझे इनकार नहीं। पर मुझ में जितना डर है उससे कहीं ज़्यादा हिम्मत। और मैंने अपने डर को कभी अपने पैरों की जंजीर नहीं बनने दिया, बल्कि ताकत बनाई है, क्योंकि कमज़ोर की कोई कीमत नहीं इस दुनिया में। आप जितने डरपोक हैं, लोग आपको उतना डराएंगे। तो मैंने दूसरों के सामने डरना ही छोड़ दिया। आरिका की बातों को सुन इस बार विहान चुप रहा। शायद वो समझ गया था कि सामने बैठी लड़की इतनी भी साधारण नहीं, और ये भी कि ये लड़की हर सवाल का जवाब चुपचाप नहीं लेगी। उनकी कार तेज रफ्तार के साथ शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। बारिश में भीगी मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू, सड़क किनारे लगी लाइटों की वो पीली रोशनी, और फिर उस सफर में उन दोनों की चुप्पी, सब मिलाकर जैसे कोई अदृश्य अनकही कहानी लिख रहे थे। आरिका की नजरों के सामने इस वक्त उसके छोटे भाई का चेहरा घूम रहा था। वो मासूम सा चेहरा जो पिछले 7 महीनों से अस्पताल के सफेद बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। आरिका ने यह याद करते ही उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा नजर आया। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और खुद को संभाला। यह वक्त गुस्सा करने का नहीं था, या दर्द में डूबने का बिल्कुल भी नहीं था। विहान ने कार ड्राइव करते हुए अचानक से आरिका से पूछा, तुम जानती हो ना, हमारे लिए ये 6 महीने शादी सिर्फ एक सौदे की तरह है। ये शादी सिर्फ 6 महीनों तक की उस कागज पर रहेगी। उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम्हारा मकसद पैसा था, जो अपने भाई की इलाज के लिए चाहिए, और मेरा। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया और चुप हो गया, जैसे अपना मकसद वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं था। बयान की बातों को सुनकर आरिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे बयान की कई बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उसने सपाट लहजे में कहा, सौदा तब होता है मिस्टर राजावत, जब कोई दिल बेचता है। मैं तो बस अपने वक्त का किराया चुका रही हूँ। आपने जो समझा, बस वही वजह है इस शादी की। एक बार तय समय में काम खत्म हुआ, फिर ना आप मेरा और ना मैं आपका चेहरा कभी भी देखना चाहूंगी। इस रिश्ते की जो सच्चाई है, वो आप और मैं, हम दोनों बेहतर जानते हैं। इसलिए किसी भी तरह का सवाल या जवाब जरूरी नहीं। हारिका की बात सुन बयान के होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसकी बातों को, उसके कई शब्दों को, उसके सवालों को इस तरह से पलटने की हिम्मत भी कर सकती है। पर आरिका उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। कुछ दूरी पर एक काले रंग की गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। यह मंदिर से ही उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। आरिका ने बहुत टाइम से यह बात कार की रियर व्यू मिरर झलक से पाई थी, पर फिर बिना कुछ कहे इस बात से बयान से बात करे चुप रही और सामने की तरफ देखने लगी। इस वक्त किसी भी तरह का शक जताना ठीक नहीं था। सबूत चाहिए था। उनकी कार राजाबाद हाउस के बड़े से लोहे के गेट के सामने आकर रुकी, और फिर थोड़ा रुककर अंदर गई। कार अब घर के सामने खड़ी थी। तभी काले सफेद रंग की साड़ी पहने अधेड़ उम्र की महिला गेट के पास से झांक कर देखी। उस महिला को देख आरिका का दिल एक पल को थम गया। वही चेहरा, ये वही चेहरा था जिसे उसने मंदिर में देखा था, और वही ठंडी पर रहस्यमय मुस्कान। महिला बिना कुछ कहे अंदर चली गई। हारिका का मन अनेकों सवालों से भर गया। अगर ये मिस्टर राजावत की फैमिली का हिस्सा है, तो फिर शादी में क्यों नहीं आई? और मंदिर में सब कुछ चुपचाप खड़ी होकर क्यों देख रही थी? आखिर क्या है ये राज? थोड़ा अंदर जाते ही घर की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और भारी भरकम पर्दे, जैसे हर कोना कोई राज छुपा रहा हो। तभी वहां अपने हाथों में आरती की थाल लिए हारिका की ही उम्र की एक लड़की आई, और अपने होठों पर मुस्कान लिए हारिका की तरफ देखने लगी। पर उस मुस्कान में भी कुछ अलग था। पर क्या, ये कहना भी मुश्किल था। वो लड़की हारिका और बयान की आरती करती है, और एक चावल से भरा लोटा वह नीचे रख कर कहती है, भाभी, इसे अपने पैरों से गिराकर अंदर आइए। आज से ये घर आपका ससुराल, और मैं आपकी इकलौती ननद मीरा। आपकी ही उम्र की हूँ, पर बयान भाई से छोटी हूँ। तो उस रिश्ते से आपसे भी, और फिर कुछ रिश्ते छोटे हों वही बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते की उम्र भी बहुत छोटी होती है। मीरा ये कह हारिका की तरफ देखती है। हारिका तो बस मीरा की कई बातों का मतलब ही समझने की कोशिश कर रही थी। बिहान ने मीरा को चुप कराते हुए कहा, टाइम देखो मीरा, पता है ना, इस टाइम तक तुम्हें सो जाना चाहिए था। अपने भाई की बात सुन मीरा कहती है, सॉरी भाई, सोने ही गई थी। फिर आपकी गाड़ी की आवाज़ सुन नीचे आई कि शादी जैसे भी हुई, पर गृह प्रवेश तो जरूरी है ना, बस इसलिए। अब जाती हूँ, गुड नाइट भाई। फिर हारिका की तरफ देख, गुड नाइट भाभी। आई होप आपकी रात आज अच्छे से बीते। अपनी बात कह मीरा एक पल भी वहां नहीं रुकती है,
और चली जाती है। और वहीं आरिका की नजरें उस तरफ जिस तरफ मीरा गई थी। तभी बिहान ने कहा, तुम्हारा कमरा यहाँ से दाई तरफ है। इस घर के लोगों के बारे में जितना कम सोचो और जितना इधर उधर कम घूमो, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। बिहान की बात सुन आरिका भी वैसे ही जवाब देती है, और जितना लोग कुछ छुपाना चाहेंगे मैं उतना ही मैं तलाशूंगी। बिहान ने एक पल घूर कर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर चला गया। बिहान के बताए रास्ते के अनुसार आरिका एक कमरे के पास पहुंची, जिसका दरवाजा लगा था। आरिका ने हौले से दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। आरिका को कुछ खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे ये घर और इस घर के लोग थोड़े अजीब हैं, ये समझ आने लगा था। फिलहाल वो यहाँ के लोगों से ज़्यादा जिस मकसद के लिए आई थी उस पर ध्यान देना था। आरिका ने पूरे कमरे की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। न ज़्यादा बड़ा न बिल्कुल छोटा, एक परफेक्ट कमरा जिसमें हर ज़रूरत का सामान था अपनी जगह। उस कमरे में लगा एक बालकनी भी थी। आरिका के कदम उस ओर बढ़ चले। बारिश अब भी हो रही थी, पर पहले के मुताबिक कुछ कम। लग रहा था कुछ वक्त पहले जो तूफान था वो थम चुका था। आरिका की नजरें अपनी बालकनी के ठीक सामने कुछ दूरी पर बने बालकनी की तरफ गई, जहाँ वही काली सफेद साड़ी पहने वो महिला खड़ी थी। उसकी निगाहें पूरी तरह से आरिका पर जमी थी। उस महिला को देख अब आरिका के होठों पर भी एक हल्की मगर ठंडी मुस्कान आ गई। ओह, लगता है आप भी कोई खेल खेलने के मकसद से हो। आप खेल खेलना चाहती हैं मेरे साथ? तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। वो महिला भी कमरे में जा चुकी थी, पर आरिका अब भी वहीं थी। बाहर की ठंडी हवा उसके मन को थोड़ा शांत कर रही थी। बाहर का तूफान बेशक थम चुका था, पर बिहार के घर में जो सब था वो किसी तूफान से कम भी नहीं था। आरिका को पता था ये 6 महीने सिर्फ एक समझौते या किसी मकसद की शादी ही नहीं थी, बल्कि उसके लिए बहुत बड़ी जंग से कम होने वाली नहीं थी, जिसमें हारने का मतलब सिर्फ रिश्ते खोना ही नहीं था, बल्कि किसी अपने की जान खोना भी था। इधर दूसरी तरफ बिहान के कमरे में बिहान बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है कि उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि सामने वही काली सफ़ेद साड़ी पहने महिला थी। बिहान उसको देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, आप और इस वक्त यहाँ कोई बात थी तो हम कल भी कर सकते थे। इतनी रात को आपको यहाँ आने से बेहतर आराम करना था। वैसे भी आज बहुत थक जो गई होगी आप मंदिर से यहाँ तक के सफ़र, और फिर बारिश के मौसम में बालकनी में खड़े होकर। इसका मतलब बिहान ने उस महिला की हर बात नोटिस की थी, फिर भी चुप था। वही बिहान की बात सुनकर वो महिला कहती है, हमारा पोता आजकल अब पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा है। हमें तो लगा कि नई नई शादी हुई है, नई दुल्हन आई है जिंदगी में, तो अपनी दादी पर से कुछ तो ध्यान हटेगा, पर नहीं। अभी हमारे हर पल की ध्यान रखते हो बिहान। क्या ये बात सही है? पोता? जी हाँ। ये महिला कोई और नहीं, बिहान की दादी थी, शालिनी सिंह राजावत। वही अपनी दादी की बात सुन बिहान गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए कहता है, उसका भाई अस्पताल में है और उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे, और मुझे कुछ वक्त के लिए बाइक। तो ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है, सिर्फ सौदे की शादी है। और आप तो ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे कुछ नहीं पता। हर बात पता है, और इस शादी की सच्चाई खुद अपने आंखों से आप देख कर आई हैं, और इस शादी के पीछे छुपे वजह को भी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको किसी भी सवाल के जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल वो जो छुपा हो, जो पता है वो सवाल नहीं होता दादी माँ। और अब कोई सवाल नहीं, मैं सोना चाहता हूँ, तो आप भी आराम कीजिए। हर सवाल हर बात अब कल। बिहान की बात सुन उसकी दादी माँ चली जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी बिहान के कल कहने का मतलब कल ही था। इसलिए बिना कोई सवाल उस कमरे से बाहर चली जाती हैं, और उनके जाने के बाद बिहान एक गहरी सांस भरता है और अपने बेड की बगल रखे टेबल का दराज खोल उसमें से एक तस्वीर निकालता है। इस वक्त बिहान की आंखें, जिसमें अब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उनमें अब कुछ इमोशंस नजर आने लगते हैं। बिहान वो तस्वीर लेकर उसे चूमता है और फिर उसे अपने सीने से लगाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर जल्दी नींद में चला जाता है। सुबह की ठंडी धूप छनकर खिड़की पर लगे पर्दों से होकर कमरे में अपने बेड के सिराने से टिकाए हारिका पर पड़ी, जो कल रात की बातें और अपने कुछ अपनों को याद कर वहीं बैठे बैठे सो गई थी।
शादी के बाद ये आरिका के बिहान के घर पहली सुबह थी। हर चीज नई, हर चेहरा नया, पर आशंकाओं से भरा। हर रिश्ता होकर भी अधूरा सा था। आरिका की आंखें धीमे से खुलती हैं। उसने आंखें खुलते ही खुद को अनजाने कमरे में पाया तो वह हड़बड़ाकर उठ गई और पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगी। तब उसे याद आता है कि कल ही उसने किसी से शादी की है और आज वो उसके ही घर में है। आरिका के दिमाग में कल रात का मंजर घूम गया। वो बिन सिंदूर, बिन मंगलसूत्र की अधूरी शादी, वो काली सफ़ेद साड़ी वाली औरत जिनकी आंखों में अजीब सी चमक और उससे भी अजीब बात, उनकी मुस्कान। आरिका को नहीं पता था कि वो औरत है कौन, क्या रिश्ता था जिस रिश्ते की वजह से वो इस घर में थी। आरिका बिस्तर से उठती है तो उसकी नज़रें वहाँ लगे आईने पर गईं। आरिका खुद को उस आईने में देखकर धीरे से बुदबुदाई। कौन थी वो? अगर कोई अपनी थी इस घर की तो मंदिर में शादी के दौरान क्यों थी दूर? और उनकी आंखों में वो सवाल, क्या मेरी आंखों का धोखा या कोई रहस्य? फिर खुद में, नहीं आरिका, तुझे इन सब में नहीं उलझना। सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करना है। जिस वजह से आई है उस वजह पर काम करना है और फिर चले जाना है इस घर और इस घर के लोगों से बहुत दूर, अपने भाई को लेकर। और ये कह वो चुप हो जाती है। उसके उस और में कुछ अनकहा सा था जो रह गया। डाइनिंग हॉल में हल्की हल्की बातचीत गूंज रही थी। वहाँ एक 50 साल के करीब की महिला, उन्होंने ना हैवी ना सिंपल, लेकिन एक सुंदर सी लाल रंग की कॉटन की साड़ी पहनी थी। अपने बालों को जोड़े में सेट किया, माथे पर लाल बिंदी और साथ मांग में लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। बस इतना, और इतने में ही वो महिला काफी सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। वो नौकरों से कुछ कह रही थी। आरिका सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई तो उस महिला पर नजर पड़ी, पर उन्होंने अब तक आरिका को नहीं देखा था। आरिका एक पल को उनकी ओर देखती ही रही। वो काफी सुंदर थी और उनको उसने कल रात नहीं देखा था, पर उनका चेहरा उसे बिहान की बहन मीरा के चेहरे से मिलता जुलता जरूर लगा। आरिका के मुंह से निकला, क्या ये मिस्टर बिहान की माँ है? फिर अपने सवालों को उतने पर ही रोक वो वहीं खड़ी थी जब मीरा की नजरें उस पर गईं और वो फिर आरिका के पास आकर मुस्कुराते उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर उसका हाथ पकड़ उसे वहां लेकर आती है और कहती है, इतनी दूर क्यों खड़ी हैं आप भाभी? अब तो आप ऑफिशियली इस घर की बहू। हाँ, और वैसे तो कायदे से आज आपका इस घर में पहला दिन है और आपकी पहली रसोई थी, मगर आप लेट उठे और माँ ने सब कुछ रेडी करवा दिया है। आई नो, आपको कैसे पता होगा यहाँ के बारे में कुछ? धीरे धीरे इस घर और इस घर के सभी लोगों के बारे में आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर भाई ने बताया कि आपका कोई भी नहीं है, अनाथ हैं आप। तो हम सब समझ सकते हैं कि कौन ही होगा आपको सब कुछ सिखाने वाला। मीरा की बात सुन आरिका हैरानी से पहले मीरा और फिर कुछ दूरी पर बैठकर अपने हाथों में पकड़े अखबार को पढ़ रहे बिहान पर जाती है। उसे गुस्सा भी आया इस बात पर कि बिहान ने सबको ये बताया कि वो अनाथ है, और उसका कोई भी नहीं, जो बिल्कुल झूठ था। वो अनाथ नहीं है, उसका एक छोटा भाई है जो अभी अस्पताल में है। बेशक 7 महीनों से कोमा में है, पर जिंदा है और जल्द ठीक भी हो जाएगा। ये विश्वास था आरिका का 7 महीनों से जो अब तक कायम था। और भाई के साथ कोई और भी है जिसकी तलाश जल्द पूरी होगी। बेशक अभी साथ कोई नहीं, पर ऐसे कैसे उसे अनाथ बना दिया मियान ने? आरिका ने मीरा की अनाथ वाली बात सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अनाथ? किसने कहा कि मैं अनाथ हूँ? नहीं कहा था ना मीरा कि अब से ये घर और ये घर के लोग मेरे हुए। कल ही मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ, इसका मतलब उनसे भी रिश्ता जुड़ चुका। तो तुम ही बताओ, क्या उस हिसाब से मैं अनाथ हुई? अगर हाँ तो क्या ये घर, ये लोग मेरे नहीं, मेरा कोई नहीं? इस घर और तुम्हारे भैया पर यह कह आरिका तिरछी नजर से बिहान की तरफ देखती है। आरिका की बात सुन बिहान ने अखबार से अपनी नजरें हटाई और उसकी आंखों में हैरानी थी। आरिका की बातों को सुनकर इतना सटीक जवाब, और वो भी इतनी आसानी से, बिना एक पल का भी वक्त लगाए। बिहान धीरे से खुद से कहता है, इस लड़की के पास हर बात का जवाब होता है और उन जवाब का हमेशा दो मतलब। हालांकि बिहान ने यह बात धीरे कही थी, पर तब तक आरिका उसके करीब आ चुकी थी, जिस वजह से वो बिहान की बातों को सुन ली थी। आरिका हाजिर जवाबी के साथ कहती है, मतलब को समझने वाला चाहिए मिस्टर राजावत, और अगर किसी को मतलब समझ ना आए, इसका मतलब साफ है कि मतलब समझने वाले का सही वक्त नहीं आया। बिहान अब आरिका की बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो गया।
वो माने या ना माने, उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा खिंचाव था। हारिका की बातें और उसकी हरकतें उसे कहीं ना कहीं उलझाती भी थीं और अपनी ओर आकर्षित भी करती थीं। तभी मीरा आकर हारिका से कहती है, भैया से बात हो गई हो तो अपनी सास से भी मिल लीजिए, वरना पता है ना, जिस घर में सास हो उस घर में बहू को बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। हारिका भी उसी तरह कहती है, जिस घर में सास हो उस घर में, पर जिस घर में सास के रूप में माँ मिल जाए वो ससुराल भी घर ही लगता है। हारिका की बातों को सुनकर मीरा और बयान दोनों उसकी तरफ देखने लगे। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हारिका इतनी जल्दी इस घर और लोगों को अपना समझने लगेगी। मीरा बयान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, जिस पर बयान उन सवालों को शायद समझ भी गया। तभी तो अपनी पलकों को झपका मीरा को कुछ इशारा किया और मीरा भी वो इशारा समझ वहां से चली गई। हारिका ने उन दोनों भाई बहन के इशारेबाजी नहीं देखी थी, पर हर किसी के चेहरे जो सामने थे वो उसके दिमाग में बहुत से सवाल जरूर पैदा कर रहे थे। बिहान की माँ तो फिलहाल बिना हारिका से मिले किचन में चली गई, जो हारिका के लिए हैरानी वाली बात थी। फिर भी वो नॉर्मल थी, पर उसे क्या पता था कि उसे एक झटका मिलने वाला है। तभी हॉल में एक महिला का आगमन होता है। वो सीधा आकर हारिका के पास आकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, रात कैसी बीती नई बहू? उम्मीद करते हैं आपको आपके ससुराल की पहली रात में किसी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा होगा। उनकी आवाज़ सुन हारिका उस आवाज़ की तरफ देखती है तो कुछ हैरानी के भाव जरूर आते हैं उसके चेहरे पर, और सवाल भी कि ये तो वही काली साड़ी वाली है जो कल मंदिर और फिर घर की बालकनी में दिखी थी, जो काफ़ी रहस्यमय लगी थी उसे। उनकी वो अजीब सी मुस्कान जो सवालों से घिरी थी। कौन है और क्या रिश्ता है? तभी उसके दिमाग के सवालों पर ब्रेक लगाते हुए बिहान कहता है, उम्र में कोई बड़ा हो तो उसका आशीर्वाद लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये इस घर की बड़ी हैं और मेरी दादी माँ। दादी माँ? हारिका के मुंह से निकला, पर कल तक जिनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी, आज उनके चेहरे पर साधारण सी मीठी सी मुस्कान थी। बेटी, दादी माँ ने हारिका के सर पर हाथ रखकर कहा कि अब से ये घर और हम सब तुम्हारे हैं। और तुम, ये कह कुछ वक्त वो चुप रही, फिर कही, और हम सब भी। पर बात अब भी अधूरी। हारिका झुककर उनके पैर छूती है, लेकिन जैसे ही चेहरा ऊपर उठाती है, दादी माँ के चेहरे पर नजरें जाती हैं, उनकी आंखों में झांकती है, तो अब भी वही सवालों, वही अनकही सी बेचैनी थी। कुछ था जो सामने होकर भी छुपा हुआ था, और हारिका को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह बातें और यह मीठी मुस्कान सब एक झूठ का दिखावा है और कुछ भी नहीं, और उसे इस दिखावे से बचकर रहना है। तभी वहां बिहान की माँ आती हैं और हारिका की तरफ एक नज़र देखती हैं, उसको ऊपर से नीचे की तरफ, और उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। वो हारिका का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहती हैं, शादीशुदा हो? जिस पर हारिका अपना सर हाँ में हिला देती है। वो फिर सवाल करती हैं, नई शादी हुई है? जिस पर फिर हारिका हाँ में सर हिला देती है। मेरे बेटे बिहान से? बिहान की माँ पूछती है तो हारिका फिर से हाँ कहती है, जिस पर इस बार वो गुस्से में कहती हैं, अगर शादी हुई है तो फिर एक सुहागन की तरह क्यों नजर नहीं आ रही तुम मुझे? क्या नहीं पता कि एक सुहागन की निशानी क्या होती है? यह इतना पढ़ लिख ली हो कि वो निशानियां भी बोझ लगने लगी हैं तुम आजकल की लड़कियों को। हारिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके कहने का मतलब क्या था। हारिका की आंखों में सवाल देख और अपनी माँ के पूछे सवालों का जवाब ना देते देख बिहान के होठों पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या होने वाला है उसे पहले ही सब पता था, और अब वो इस पल को एंजॉय करने वाला था, क्योंकि जो लड़की अब तक उसे जवाब देते आई थी उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कोई जवाब छोड़ा जो नहीं था हारिका के पास। वहीं हारिका को कुछ न कहते देख बिहान की माँ कहती है, कल ही शादी हुई है ना? शादी बेशक जैसे भी हुई है, पर हुई है। तो कहाँ है तुम्हारी शादी की निशानियाँ? तुम्हारी मांग सूनी क्यों है? क्यों नहीं है मेरे बेटे का नाम का सिंदूर? और ये गला क्यों खाली है? क्या इतनी जल्दी थी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र हटाने का, कि कुछ दिन भी खुद से जोड़ कर नहीं रख पाई तुम? जो मेरे बेटे के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं संभाल कर रख पाई, वो मेरे बेटे को और उसके घर को संभाल कर रख पाएगी? बोलो, जवाब दो मुझे। मैं ऐसी गलती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब कहते हुए उनकी आवाज़ में गुस्सा था। हारिका की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने बिना
उससे कुछ पूछे या जाने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी उस बात का जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। आरिका एक नज़र दादी माँ की ओर देखती है, जो चुपचाप वहाँ खड़ी थीं, मानो होकर भी नहीं थीं। माँ आरिका के मन में एक सवाल आता है कि वो तो पूरी शादी के दौरान थीं, तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा कि बिहान ने ही सिर्फ 7 फेरों की शादी की है उससे, वो भी बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के। फिर अब क्यों है चुप? और अब जाकर उसकी नजरें गईं बिहान पर, जिसकी आंखों में शरारत के साथ होठों पर अलग मुस्कान थी। आरिका ये देखकर अब अंदर से बौखला गई। कह देना चाहती थी कि उनके अपने बेटे से करे ये सवाल जाकर कि उसकी मांग क्यों सूनी है और गला क्यों खाली है। फिर कुछ सोच उसने एकदम से बिहान की माँ के गले लग गई और बहुत इमोशनल होकर बोली, यही सवाल मैंने भी किया था आपके बेटे से कि क्यों मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र हटाने को कह रहे हैं, पर इन्होंने कहा कि उनकी दादी माँ को नहीं पसंद ये सब। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे कि एक शादीशुदा लड़की की असली पहचान यही है, और इसलिए मुझसे ये सब दूर करने को क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? ना करें मुझसे ये सब दूर, पर मेरे सवालों के जवाब पर से मुझसे ये मेरे शादीशुदा होने की हर निशानियों को दूर कर, जहाँ पहली रात एक पत्नी अपने पति के साथ आने वाली जिंदगी के सपने सजाती है, माँ या मुझे उस अकेले और अनजान कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। आपको यकीन नहीं तो पूछ सकती हैं आप, दादी माँ। और ये कह बिहार की ओर देखती है और चुप रहती है और अपनी आंखों में आई नमी को साफ करती है, और फिर चुपके से बिहार को देखकर अपनी आई ब्लिंक करती है और अपने मन में कहती है, गलत इंसान से पंगा ले रहे थे आप मिस्टर राजावत, तो कैसा रहा नैले पर दहला। ये सब अपने मन में कह वो मासूम की तरह खड़ी हो गई, और बिहान वो तो बस अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था जिसने अपनी एक्टिंग स्केल के जरिए पूरी कहानी बदल डाली और उसे उस मूवी के विलेन के रूप में अपनी माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आगे की कहानी।